2005 से 12 तक नीतीश के शासन को सुशासन बाबू और नीतीश कुमार को विकास पुरुष के नाम की संज्ञा भी दी गई। लेकिन इन 7-8 सालों में जो विकास होने लगा था वो 2013-14 आते आते उसमें एक ठहराव सा आने लगा था, क्योंकि बिहार में कभी भी राजनीतिक स्थिरता नहीं आई। उसमें नीतीश कुमार का भी योगदान रह कर उनका पाला बदलना, जिससे बिहार के विकास में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। किसी भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर 2-3 सालों से ज़्यादा उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर नहीं रह पाते थे। फेस्टिव सीजन के समय मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, पंजाब और भी जो बिहार के कंपेरिजन में डेवलप स्टेट्स हैं, वहाँ से दर्जनों स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, सिर्फ इसलिए कि वर्कर्स फेस्टिवल में अपने घर आओ जा सकें। ट्रेन के बाथरूम तक में बैठ के इन लोगों को सफ़र करने पर मजबूर होना पड़ता है। और रूलिंग पार्टी के नेता बड़े बेशर्मी से ये बोलते हैं कि इंस्पायरेशनल माइग्रेशन है। बहुत सारे लोग बीपीएससी एग्जाम पास करके शिक्षक तो बने हुए हैं, लेकिन उनको बेसिक सवाल का आंसर ही नहीं पता। हमारे देश के उपराष्ट्रपति ऐसा कोई सर भी टाइम नहीं दे पाएंगे, हम तो जल्दी आप बताइए। बीपीएससी जैसे एग्जाम पेपर लीक होता है और जब छात्र न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। दोस्तों, बिहार के 1990 से 2005 के शासनकाल को बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के द्वारा अक्सर जंगल राज कहा जाता है। इवन बिहार के लोगों के द्वारा भी लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता रहा है। और ये सच भी है कि उस समय बिहार में हत्या, अपहरण आम था। मूलभूत सुविधाओं का ना होना सबसे बड़ी समस्या थी। फिर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनते हैं। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो क्या नीतीश कुमार बिहार के दिशा और दशा किस हद तक बदलते हैं? क्या वास्तव में जितना बदलाव होना चाहिए क्या वो हुआ भी है, या सिर्फ झूठ मूठ का विकास पुरुष और सुशासन बाबू की छवि बनी हुई है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। बिहार के 2005 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने बीजेपी और जेडीयू के अलायंस को 143 सीट्स दिए आउट ऑफ 243। फिर नीतीश कुमार पहली बार बिहार के सीएम बनते हैं। हालांकि इससे पहले भी वो सिर्फ 7 दिनों के लिए सीएम बने थे। नीतीश 2005 के इलेक्शन से अब तक बिहार के सीएम बने हुए हैं। हाँ, कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए जब जीतन मांझी बिहार के सीएम बने थे। और जब नीतीश कुमार बिहार के सत्ता को संभालना शुरू किया था तो बिहार के लोगों में बहुत आशा और उम्मीद थी कि अब बिहार में हत्या, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बेरोजगारी सब पे लगाम लगेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति भी ठीक होगी। वो कुछ हद तक दिखा भी जब गांव में बिजली, सड़क, सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही होने लगी थी। देश स्कॉलरशिप और साइकिल स्कॉलरशिप इनिशिएटिव लेकर पढ़ने वाले छात्रों को उत्साहित किया गया था, जिससे नीतीश कुमार की सराहना भी होती रही है। 2005 से 12 तक नीतीश के शासन को सुशासन बाबू और नीतीश कुमार को विकास पुरुष के नाम की संज्ञा भी दी गई। लेकिन इन 7-8 सालों में जो विकास होने लगा था वो 2013-14 आते आते उसमें एक ठहराव सा आने लगा था, क्योंकि बिहार में कभी भी राजनीतिक स्थिरता नहीं आई। उसमें नीतीश कुमार का भी योगदान रह कर उनका पाला बदलना, जिससे बिहार के विकास में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। किसी भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर 2-3 सालों से ज़्यादा उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर नहीं रह पाते थे। जो नाम उन्होंने कमाया था उनको अविपक्ष के लोग उनको पलटू राम कहकर मजाक उड़ाने लगे। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। अपने 20 साल के शासन में कोई अच्छी फैक्ट्री, इंडस्ट्री स्थापित नहीं कर सके। आज बिहार के लोगों के लिए पलायन सबसे गंभीर मुद्दा बना हुआ है। मुझे लगता है कि किसी आदमी को उसके राज्य से, वो कहाँ से आता है, किस जगह से आता है, उससे तुलना नहीं करनी चाहिए और उसको इसलिए जलील नहीं करना चाहिए। बिहार की सबसे बड़ी समस्या तो यही रही कि वहाँ पलायन ही हुआ। कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है कहीं? कोई अपने माता पिता को छोड़ के वहाँ पर मजदूरी करे और 6 महीने में और साल भर में अपने फैमिली से मिलने आए। 6 महीने 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 74.54 लाख लोग अन्य राज्यों में पलायन कर चुके हैं। यह जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 7.2% है।
हाल की रिपोर्ट को देखा जाए तो 2025 में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 57 लाख है, जिसमें से 5 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए हुए हैं और 52 लाख लोग रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं। यानी कि यहाँ ढंग का कोई शिक्षण संस्थान भी नहीं है। तो आज भी फेस्टिव सीजन के समय मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, पंजाब और भी जो बिहार के कंपेरिजन में डेवलप स्टेट्स हैं, वहाँ से दर्जनों स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, सिर्फ इसलिए कि वर्कर्स फेस्टिवल में अपने घर आओ जा सकें। ट्रेन के बाथरूम तक में बैठ के इन लोगों को सफर करने पर मजबूर होना पड़ता है और रूलिंग पार्टी के नेता बड़े बेशर्मी से ये बोलते हैं कि इंस्पायरेशनल माइग्रेशन है। और हाल सिर्फ इंडस्ट्री या फिर रोजगार तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल तो इससे भी बुरा है। एनएमसीएच जो कि पीएमसीएच, एनएमसीएच जो बिहार के प्रोमिनेंट हॉस्पिटल हैं, उन जैसे हॉस्पिटल में मरीज के पैर चूहे कुतर देते हैं। Of this patient's dose at Nalanda Medical College and Hospital in Bihar's Patna. चूहे काटे हैं सर। Avdesh had been admitted for 21 days and was undergoing treatment for a fractured leg. बुखार लग गया तब वो पानी चढ़ रहा था, तब 2 बजे तक पानी चढ़ा, 5 बजे भोर में तब देखते हैं खून से लगा हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में करीब 1900 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 70% केंद्रों में डॉक्टर्स की भारी किल्लत है। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स के अनुसार बिहार का सबसे स्वास्थ्य सूचकांक देश में सबसे निचले स्थान पे है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सिर्फ 1 डॉक्टर उपलब्ध हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 5 डॉक्टर प्रति लाख है। WHO के अनुरूप ये बहुत कम है। CAG के रिपोर्ट में बातें सामने आई है कि बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 40% से अधिक मेडिकल उपकरण काम ही नहीं करते हैं। कई जिलों में ICU, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की किल्लत है। नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी भी भयावह है। रूरल एरियाज में कई स्वास्थ्य केंद्र कंपाउंडर या फिर दवा विक्रेता के भरोसे चल रहे हैं। यानी कि कई भूल से आप ऐसे स्वास्थ्य केंद्र पर चले भी गए तो आपकी मुलाकात डॉक्टर से नहीं बल्कि वहाँ कंपाउंडर और दवा देने वाला स्टाफ से होगी, और वो लोग आपको मेडिसिन भी दे देंगे और आपका ट्रीटमेंट भी करेंगे। इससे आपकी जान भगवान भरोसे ही है। 108 एम्बुलेंस सेवा या 102 जननी एम्बुलेंस योजना की हालत दयनीय है, जो कि बिहार के सीएम बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। आप इनको जब भी कॉल करो तो ये बताते हैं एम्बुलेंस ही खाली नहीं है। केरल जैसा राज्य जहां अपने टोटल बजट का 10% से ज्यादा हेल्थ बजट पर खर्च करता है, वहीं बिहार सिर्फ 5% का आसपास खर्च करता है, और जो पैसे एलोकेट होते भी हैं उनमें भी लोट खसोट मची पड़ी है। और बिहार के लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकें। जहां राष्ट्रीय स्तर पर कैपिटा इनकम $2800 है, वहीं बिहार में सिर्फ $1000 के आसपास है। यानी कि साल के सिर्फ 85 to 90,000 रुपीज में पढ़ाई लिखाई, घर का राशन, शादी ब्याह सब कुछ इसी में करना है। तो फिर इतने रुपयों में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कैसे मैनेज हो सकता है? आप खुद ही सोचिए, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब तक बिहार का अस्पताल ठीक नहीं होगा, बिहार का विकास अधूरा ही रहेगा। यदि हम बात करें शिक्षा और रोजगार की, तो उसकी भी हालत बहुत खराब ही है। चुनाव के समय हजारों लाखों नौकरियां देकर अपना वोट बैंक तो बढ़ाया जाता है, लेकिन क्वालिटी के साथ भरपूर समझौता भी किया जाता है। बहुत सारे लोग BPSC एग्जाम पास करके शिक्षक तो बने हुए हैं, लेकिन उनको बेसिक सवाल का आंसर ही नहीं पता। BPSC जैसे एग्जाम पेपर लीक होता है, और जब छात्र न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। 40% स्कूल्स में शौचालय तक नहीं है, 35% स्कूल्स में पीने के पानी की बेसिक फैसिलिटी नहीं है, और 50% विद्यालय में इंटरनेट या डिजिटल शिक्षण की कोई व्यवस्था भी नहीं है। और कहने को हम विश्व गुरु बनने चले हैं, और मोदी जी कहते हैं भारत का विकास बिहार के विकास के बिना संभव ही नहीं है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2023 के अकॉर्डिंग बिहार में केवल 20 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जिनमें से कई में वर्षों से VC प्रोफेसर्स और लैब की सुविधाएं तक कमी है। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो बिहार में सिर्फ 17% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 28% है। यह दिखाता है कि 100 में सिर्फ 17 स्टूडेंट ही हायर एजुकेशन के लिए अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख पाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने शिक्षा और रोजगार की हालत चौपट कर रखा है। 2005 में नीतीश कुमार जब CM बने, उसके लिए जो मुख्य आधार था उनका CM बनने का, उसमें से क्राइम सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन पहले की सरकार से यदि हम आज की सरकार की तुलना करें तो पहले की अपेक्षा आज की स्थिति कोई खासी अच्छी नहीं है।
आए दिन आपको मर्डर, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार होते रहते हैं। अभी बीते दिनों की बात है, आपने देखा और सुना भी होगा कि पटना के एक फेमस हॉस्पिटल में एक गैंगस्टर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बिहार अपहरण के मामले में दूसरे नंबर पे है। 247.2 क्राइम पर 1 लाख पॉपुलेशन पर होते हैं, जो कि नेशनल लेवल पे 210.5 से अधिक है। बिहार में किडनैपिंग इंडस्ट्री का इतिहास वर्षों पुराना है, काफी पुराना है, और ये आज भी खत्म नहीं हुआ। एनसीआरबी डाटा 2023 का फैक्ट्स आपको हैरान कर देगा कि पिछले साल बिहार में 11,000 से ज्यादा अपहरण हुआ, यानी कि हर 45 मिनट में एक किडनैपिंग होती है यहाँ पे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर सिर्फ 77 पुलिसकर्मी हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 2 गुना यानी कि 152 पुलिसकर्मी प्रति लाख है। बिहार देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है जहाँ आपराधिक घटनाएं पिछले साल में सबसे ज्यादा दर्ज की गई। हत्या के 3,000 से अधिक मामले, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के 1,200 से ज्यादा केसेस, यानी कि औसतन हर दिन 30 से 35 गंभीर अपराध अपने बिहार में दर्ज होते हैं। शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया हर जिले में सक्रिय है। बिहार के किसी न किसी जिले में हर दिन हजारों लीटर शराब की खेप पकड़ा जाता है, और कभी तो हद तब हो जाती है जब पुलिस वाले और भ्रष्ट अधिकारी भी इस क्राइम में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। रेत और भूमि माफिया प्रशासन के नाक के नीचे खुला कारोबार करते हैं। इन माफियाओं के संबंध कभी कभी बड़े नेताओं के साथ भी होते हैं। और इतना ही नहीं, कई आपराधिक मामलों में चार्जशीट दाखिल होने में सालों का समय लग जाता है। फास्टैग कोर्ट की संख्या बेहद कम है, सिर्फ 46 है, और 100 फास्टैग कोर्ट के लिए प्रपोजल तैयार किया गया है। ऐसे कोर्ट की संख्या कम होने की वजह से अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। कुल मिलाकर जनता का भरोसा कानून से उठ ही चुका है। आज बिहार में सुशासन की जगह भ्रष्ट शासन और भय का माहौल ले चुका है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी विफलताओं में से यह भी है कि लोग कानून से नहीं अपराधियों से डरने लगे हैं। दोस्तों, किसी भी देश राज्य के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा होने से पहले ही जमीन दोज हो जाता है। सिर्फ 2023 से 2024 के बीच करीब 2 दर्जन पुल ढह गए, जिसमें से अभी कई का उद्घाटन तक नहीं हुआ था। और इनमें सबसे बड़ी कमी क्वालिटी मटेरियल में देखने को मिली। रख रखाव का प्रॉपर इंतजाम न होना भी देखने को मिला। वो बात अलग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने वाले इंजीनियर्स रोड ब्रिज का ख्याल रखे न रखे, लेकिन अपना ख्याल करोड़ों रुपए का घोटाला करके जरूर रखा जाता है। आए दिन बिहार में इंजीनियर्स पकड़े जाते हैं जो अपने वैध कमाई के 5 से 10 गुना संपत्ति बटोरे बैठे हुए हैं। और ये करप्शन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, बिहार के कम बेस हर सरकारी दफ्तर का ही हाल है। आपकी क्या मजाल जो बिहार के सरकारी दफ्तर में बिना पैसे काम करा सके। बिहार का पटना शहर, जिसे स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था, आज भी 2 घंटे की बारिश में जल जमाव में डूब जाता है। करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए, लेकिन न ड्रेनेज बना, न सीवेज सिस्टम में सुधार हुआ। पटना नगर निगम की रिपोर्ट बताती है कि 70% ड्रेनेज लाइनें बंद पड़ी हैं। जब बिहार की राजधानी का ये हाल है तो दूसरे शहर की बात ही न करें तो बेहतर है। अब जब चुनाव नजदीक है तो नई औद्योगिक नीति बनाने की बात की जा रही है, लेकिन DPIIT रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में देश के कुल औद्योगिक निवेश का हिस्सा सिर्फ 0.5% ही है। कोई भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अब तक बिहार को नहीं मिला। यानी कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के द्वारा कोई भी बड़ा इनिशिएटिव ऐसा नहीं लिया गया जिससे कि बिहार वासियों का प्लान थोड़ा बहुत ही रुक सके। बिहार के शहरों की प्लानिंग लगभग न के बराबर है। पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण और पोल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है। अर्बन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार 80% शहरों में कोई टाउन प्लानिंग ही नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि लोग नीतीश कुमार सरकार से थक चुके हैं। सड़कें टूटती है, पुल गिरते हैं, मर्डर होते हैं, एजुकेशन ढंग का नहीं है, बेरोजगारी चरम पे, स्वास्थ्य व्यवस्था अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। फिर यदि आप मुस्कुरा के सिर्फ 20-25 साल पहले के जंगल राज का रोना रो रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है। बिहार का विकास तभी संभव है जब यहाँ पॉलिटिक्स से ज्यादा पॉलिसी और पावर ज्यादा प्रोसेस पे ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।